तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रीजन। मानव जो रीजन, जो क्षमता है, अच्छे बुरे की जो समझ है, उसके ऊपर उनका गंभीर आस्था या समझ, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। In Sabhyata Sankat or Crisis in Civilization, 1941, he mentioned his admiration of the humanistic tradition of English literature, which formed the basis of his faith in modern civilization. तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक लेख था सभ्यता संकट और क्राइसिस ऑफ इन सिविलाइजेशन, जो 1941 सन में पब्लिश हुई थी। वहाँ पे उन्होंने उनका जो गंभीर जो उनका एडमायरेशन था, जो श्रद्धा था, जो ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन, जो मानवीय जो आवेग मिलता है, मानवीय जो आवेग के प्रति जो रुझान था अंग्रेजी साहित्य में, उसके प्रति उनका गंभीर एक मतलब एडमायर डीप जो एडमायरेशन था, उसका परिचय में मिलता है। और वही उनका एक बेसिस था, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर जो उनका इतना आस्था था कि मॉडर्न सभ्यता जो होगा, जो अंग्रेजी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड होगा, जो कि मानवता के ऊपर एक मानवता से प्रेरित एक सोच होगा, जो कि एक सभ्यता होगा, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को और आगे बढ़ाएगा। और जो मानवता का जो सभ्यता जो संकट, और जो मानवता का क्राइसिस, जो सिविलाइजेशन, सभ्यता का जो क्राइसिस चल रहा था, उससे उत्थान होने के लिए हमें अंग्रेजी साहित्य है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उनसे उनका जो ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन है, उसको अपनाना होगा। और उसके प्रति उनका एक गंभीर एक मतलब आस्था या एडमायरेशन था। आगे आगे देखते हैं। He admitted that India's link with the outside world was established with the arrival of the British and cited Burke, Macaulay, Shakespeare, and Byron as those who inspired and generated confidence in the triumph of the human being. और वहाँ पे इस लेख में उन्होंने ये एडमिट किया था कि जो भारतीय जो सभ्यता का जो लिंक है बाहरी देशों से, आउटसाइड वर्ल्ड से, वो एस्टेब्लिश होता अंग्रेजों के आने के बाद। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अंग्रेजी साहित्य, जो महान जो साहित्यिक थे, बर्क, मैकाउले, शेक्सपियर, तो उनका जो मतलब उनका जो इंस्पायरेशन था, जो उनकी जो लेख था, वो क्या किया था, वो इंस्पायर किया था। और कॉन्फिडेंस, एक आस्था लाई थी कि मानवता का अल्टीमेटली मानवता का ही जीत होगा। जितना भी समस्या आए मानव सभ्यता में, अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग का या ह्यूमैनिटी का ट्रायम्फ होगा। और ये हमें जो महान साहित्यिक थे, बर्क, मैकॉले, शेक्सपियर और बायरन, उनकी साहित्य से हमें ये प्रेरणा मिलती है। Indians aspired for independence but believed in English generosity and the British character, which reflected their philosophy of universal fellowship. टैगोर जी का ये कहना था, यद्यपि भारतीय ये चाहते थे कि उनको अंग्रेजों से आज़ादी मिले, मुक्ति मिले, लेकिन उसके साथ साथ इंडियंस ये करते थे, विश्वास करते थे कि अंग्रेजों का जो जेनोसिड था, मानवता था या उदारता था, और ब्रिटिश कैरेक्टर था, उसके ऊपर भी भारतीयों का काफ़ी काफ़ी मतलब भरोसा था। ये कहना था टैगोर जी का। और which reflected their philosophy of universal fellowship, और अंग्रेजों का जो यूनिवर्सल फेलोशिप, विश्व मानव सभ्यता को एक साथ लेके चलने का जो फिलोसफी था, वो उसमें यही जाहिर, जब मानवता या मानवता के प्रति आस्था, ये जाहिर होता है अंग्रेजों की जो सोच या उनकी साहित्य का जो सोच। और उसको अगर हम भारतीय लोग भी अपनाते हैं, तो हमें भी काफ़ी लाभ हो सकता है मानवता को आगे बढ़ाने में। Like other contemporary Indian thinkers, Tagore also believed that India benefited from a contact with the West in general and Britain in particular. और उसी समय का जो मिला जुला जो कॉन्टेक्ट, उसी समय का जो इंडियन थिंकर्स थे, तो जो विश्वास करते थे कि राजा, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, तो और ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे जो बिलीव करते थे कि जो वेस्टर्न फिलोसफी या थॉट है, वो भारत के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो टैगोर जी ये विश्वास करते थे कि इंडिया जो भारत जो है, वो उसका जो पश्चिमी सभ्यता से कांटेक्ट है, उससे काफ़ी लाभ हुआ है। और ख़ास तौर पे ब्रिटेन के साथ जो संबंध हुआ है अंग्रेज़ों की जो शासन के बदौलत, तो उसके तहत मतलब भारतीय सभ्यता को, भारतीय लोगों को काफ़ी मतलब बेनिफिट हुआ है। वो ये नहीं मानते थे कि अंग्रेजों की शासन से भारत के लोगों को नुकसान हुआ है, बल्कि वो ये कहते थे कि उनका जो मॉडर्न थिंकिंग या फिलोसफी है, उससे भारतीय लोगों को काफ़ी लाभ मिला है और आगे भी लाभ मिलेगा। तो ही कंसिडर द ब्रिटिश विक्ट्री ऑफ इंडिया एज विक्ट्री ऑफ मॉडर्निटी। और वो ये भी कहते थे कि जो अंग्रेजों का जो विक्ट्री है भारत पे, वो एक विक्ट्री ऑफ मॉडर्निटी है। मतलब वो अंग्रेजों की जो शासन है भारत को, वो एक मॉडर्निटी का विक्ट्री, जीत कहते हैं। द राइट टू फ्रीडम इन अ मॉडर्न वर्ल्ड इज ए बेसिक ह्यूमन राइट। और इसी संदर्भ में टैगोर जी कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम है, जो स्वाधीनता का जो फ्रीडम है, ये आधुनिक युग में एक बेसिक ह्यूमन राइट
है। और ये राइट टू फ्रीडम अभी हमारे भारतीय जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के तहत ये लागू है। तो ये उस समय टैगोर जी ने ये सोचा, ये कहा था कि जो राइट टू फ्रीडम है ये बेसिक ह्यूमन राइट है। और ये राइट टू फ्रीडम है, ये इसकी जो इंस्पायरेशन है, इसकी जो सोच है, ये हमें पश्चिमी सभ्यता की से हमें मिलती है। ये क्या मानना था टैगोर जी का। अभी आगे देखते हैं। Tagore not only mentioned how, as a young person, he was immensely influenced by John Bright, but also the pain he felt at the denial to Indians, the industrial power that made Great Britain a world power. और उसी सभ्यता चिट्ठी और जो मानव सभ्यता की सभ्यता चिट्ठी में जो उन्होंने ये कहा था कि वो किस तरह जॉन अंग्रेज साहित्यिक जॉन ब्राइट से वो कितना प्रभावित हुए थे। और उनका जो एक दर्द था, एक पेन था कि जो भारत को जो इंडस्ट्रियल पावर से जो वंचित किया गया है, जिससे कि भारत इंग्लैंड की तरह या ग्रेट ब्रिटेन की तरह मॉडर्निटी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो कि एक कहते हैं कि भारत को भी इंडस्ट्रियल जो पावर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना है, तभी ग्रेट ब्रिटेन के तहत ग्रेट ब्रिटेन की तरह ही भारत एक मॉडर्न पावर के हिसाब से एक उभर सकता है। He also point out the lack of modernity and absence of scientific temper in India, a void filled by coming into contact with the West, thereby making the 19th century an age of cooperation with Europe. और वो कहते थे जो लैक ऑफ मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता से लेस, मतलब आधुनिकता से की कमी, और साइंटिफिक टेम्पर जो वैज्ञानिक सोच है, वो जो कि एक भारत में उस समय में नहीं था, वो टैगोर जी का कहना था। तो ये जो एक गंभीर जो एक वॉइड था, एक खालीपन था, वो किस तरह पूर्ति हुआ उसका, वो भारत जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के से जो संपर्क में आया, तब ये जो वर्ड था लैक ऑफ मॉडर्निटी साइंटिफिक टेम्पर, ये जो वर्ड था, ये खालीपन था, ये कमा। और 19th सेंचुरी को कहते हैं, 19वीं शताब्दी को वो कहते हैं एज ऑफ कोऑपरेशन यूरोप। मतलब अंग्रेजों की जो शासन है या जो विदेशी शासन है या उनका साथ जो आदान प्रदान या लिंक है, वो एज ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी को, यूरोप के साथ कोऑपरेशन वाला या तालमेल बना के रखने वाला एक सदी कहते हैं वो। However, Europe in the 20th century failed by its own criterion, for it was unable to transmit its basic civilization traits to others. तो टैगोर जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो एक फेलर रहा, क्योंकि उनका जो सिविलाइजेशन जो ट्रेड्स है वो दूसरों को उतना प्रभावित नहीं कर पाया। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही प्रोवाइड इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नेचर एंड पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल विद द सोवियत रूल। उस समय दो उपनिवेशी मतलब पावर था, एक ब्रिटिश था, ब्रिटेन था, और एक दूसरा सोवियत यूनियन था। तो दोनों में वो एक कॉन्ट्रास्ट, एक कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि दोनों का नेचर एंड पर्पस अलग अलग है। वो कहते हैं कि जो सोवियत जो देश ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की रूल से क्या हुआ, जो बाकी जो देश थे वो उनको वो डोसाइल बना के रखा था, उन्होंने ब्रिटेन ने उनको अपना गुलाम या अधीन बना के रखा था। लेकिन जो सोवियत यूनियन है, उसका अंदर में जो भी देश था या शासन में जो भी देश था, वो उनको सोवियत यूनियन उनको अधिक मतलब सशक्त या स्ट्रांग बनाने में वो लगा था। और हालांकि जो ब्रिटेन था वो उनको गुलाम या उनको अपना अंडर में डोमिनेट करना चाहता था। तो ये एक शार्प कॉन्ट्रास्ट था सोवियत यूनियन की पॉलिसी और ब्रिटेन की पॉलिसी में। तो इंडिया एक्सपीरियंस द स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट बट नॉट इज लिबरेटिंग पावर। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि यद्यपि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम शासन किया था, तो उसका अंग्रेजी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का स्ट्रेंथ, शक्ति से वो मतलब एक्सपीरियंस उसका अनुभव हुआ, लेकिन उसका जो लिबरेटिंग पावर है उसको नहीं मिल सका, क्योंकि वो अंग्रेजों ने उसको नहीं दिया था, भारत को उसका लिबरेटिंग पावर नहीं दिया, बल्कि उसको एक गुलाम के हिसाब से ट्रीट किया था। तो यहाँ पे यद्यपि टैगोर जी ब्रिटिश पॉलिसी या ब्रिटेन की जो ऑफिशियल पॉलिसी है कि उसका जो डोमिनियन जो स्टेट्स है उनको डोसाइल बनाना, उनको अधीन करना, तो इनके शार्प कॉन्ट्रास्ट में वो कहते हैं कि यद्यपि अंग्रेजों का शासन का जो मूल नीति है वो उतना लिबरेटिंग नहीं था, लेकिन उनका जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, इंडिविजुअल्स थे, जैसे कि C.F. एंड्रयूज, उससे वो काफ़ी प्रभावित होते और कहते हैं कि वो एक मतलब कुछ फिट एंड डेट उनका C.F. एंड्रयूज की जो कार्यकलाप है उससे उनका जो गंभीर जो मानव सभ्यता की ह्यूमैनिटी पे उनका जो गंभीर आस्था है उसको रीइंफोर्स एक अलग ही एक सशक्तिकरण मिलती है। एंड्रयूज की जो रवैया है उस तरह का इंटेलेक्चुअल के हिसाब से, और उस तरह का इंटेलेक्चुअल जो अंग्रेजों ने उस समय प्रोड्यूस किया था, उससे उनका जो मानव सभ्यता पे जो उनका आस्था या जो अल्टीमेट जो ट्रायम्फ होगा ह्यूमन रीजन एंड फ्रीडम का, उसके प्रति उनका
जो विश्वास था वो और भी बढ़ जाता है। तो यद्यपि वो कहते हैं यदि अंग्रेजी जो शासन, अंग्रेजों का शासन था, वो उतना लिबरेटिंग नहीं था, लेकिन उनका जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस समय के, वो काफ़ी उनका थॉट्स या एक्टिविटीज जो था वो उससे काफ़ी मतलब आस्था या मानव मानवता पर आस्था या मानव सभ्यता की जो उत्थान या ह्यूमन रीजन या फ्रीडम का जो उत्थान, वो उसके लिए इन तरह इस तरह का इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी प्रभावित थे, मतलब उस समय की समाज को जागरूक करने में। तो ये कहते हैं कि ये टैगोर जी मतलब एक तरह मतलब कहते हैं कि जो ह्यूमन रीजन है या ह्यूमन जो थॉट है, ह्यूमैनिटी है, उसका अल्टीमेट विक्ट्री होगा, और वो जो ह्यूमैनिटी या मॉडर्निटी या ह्यूमन रीजन है, उसको उसकी लाभ हम कब उठा सकेंगे, तब जब हम वेस्टर्न जो पावर है उसकी संदर्भ में हम आए, और उस उनकी जो ह्यूमैनिटी है, ये ह्यूमन रीजन है, ये मॉडर्निटी है, उसकी हम लाभ उठाएं, और उसकी पॉलिसीज को उसकी जो फिलोसफी है उसको हम भारतीय सभ्यता में अपनाएं। तभी हम वेस्टर्न जो मॉडर्निटी है उसका पूरी हम लाभ उठा सकते हैं, और भारत को भी एक मॉडर्न, आधुनिक और एक मतलब उन्नत एक देश के हिसाब से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रीजन, जो कि उनका जो कार्यकलाप था सभ्यता संकट और क्राइसिस सिविलाइजेशन, उसमें हमें मिलती है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उनका क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, जो उग्र राष्ट्रीयता के का जो वो आलोचना करते थे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन लिखिएगा। थैंक यू।